नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुगस क्लासेस में। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अनअकैडमी के बारे में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ अनअकैडमी के बारे में। तो सफलता के मात्र 100 दिन गए, 100 दिन की बात हम यहाँ पे बात कर रहे हैं और हम आपके लिए काफ़ी अच्छे यहाँ पे कैप्सूल कोर्स लेके आए अगर आप तैयारी कर रहे हो एससीएफ की। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जीएस इंग्लिश बैच स्टार्ट हो चुका है 5 अक्टूबर से। एक बैच स्टार्ट हो चुका है और जो दूसरा बैच दोस्तों यहाँ पे चल रहा है वो चल रहा है दोस्तों 12 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आपने अभी तक भी यहाँ पे दोस्तों अगर सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दोस्तों आप यहाँ पे ले सकते हो अगर आप तैयारी कर रहे हो एससीएफ। तो गाइज हम यहाँ पे अब डेली राजस्थान पुलिस का मॉडल पेपर भी हम सोल्व करेंगे, काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट और थोड़ा यहाँ पर हार्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ये जो मॉडल पेपर है वो है हमारा यहाँ पर सेट 1 है मॉडल पेपर का, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चल रहे हैं और उसके हिसाब से मैं आपको यहाँ पे डेली मॉडल पेपर आपको सोल्व कराऊंगा। ठीक है, चलिए तो गाइस यहाँ पे बात कर रहे हैं। और जो अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना यार, और जो स्टूडेंट नए हो पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो गाइस सब्सक्राइब कर लो हमारे यूट्यूब चैनल को। और गाइस वीडियो को शेयर भी करना अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप जो भी है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ भी आप वीडियो को शेयर कर सको वहाँ पर वीडियो को शेयर करना। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है मैं किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है ये किसने किया था। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बताइए फटाफट से कमेंट करो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, कि जो मेव किसान आंदोलन है इसका जो नेतृत्व है दोस्तों वो ये किसके द्वारा यहाँ पे किया गया था। ठीक है, चलिए फटाफट से कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिर मैं आपको इसका राइट आंसर है वो बताऊँगा। ठीक है, चलिए तो देखो मेव किसान जो आंदोलन है इसका जो नेतृत्व किसके द्वारा यहाँ पे किया गया था, ये किया गया था मोहम्मद अली के द्वारा। ठीक है, जो डॉक्टर मोहम्मद अली है इनके द्वारा मेव किसान आंदोलन है इसका नेतृत्व यहाँ पे किया गया था। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि आपका जो पर्सन है वो थोड़ा यहाँ पर लेवल हार्ड होगा, क्योंकि राजस्थान जी के पुलिस में काफ़ी थोड़ी हार्ड यहाँ पे पूछी जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखो कि मोतीलाल तेजावत ने हिंसक एक की आंदोलन का जो श्री गणेश किया था वो किन गाँवों से किया था। ठीक है, चलिए बताओ फटाफट से कमेंट करो दोस्त। जो अपने जो दोस्त हैं पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को पहुँचाओ। यहाँ पर हम डेली अब मॉडल पेपर भी यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं और जो आपकी बीएसटी क्लास चल रही है वो भी चलेगी। ठीक है, टाइम आपको मैं जल्दी बता दूंगा कि आपका जो पुलिस का टेस्ट है वो कब वापस लगेगा क्लास। ठीक है, चलिए तो बताओ फटाफट से इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा। चलिए तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, झाडोल एवं फलासिया। ठीक है, मोतीलाल जो तेजावत है इन्होंने हिंसक एकी आंदोलन का जो श्री गणेश किया था, इनकी जो शुरुआत की थी वो झाडोल एवं फलासिया गांव से की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि लड़कियों की शिक्षा हेतु पुत्री पाठशाला की जो स्थापना है वो कब की गई थी। ठीक है, यानी कि लड़कियों की शिक्षा हेतु पुत्री पाठशाला की जो स्थापना है वो कब की गई थी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पर यार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या जो अपने भाई बहन पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन तक वीडियो को यहाँ पे शेयर करना, ताकि उनको यहाँ पे काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, चलिए तो लड़कियों की शिक्षा हेतु पुत्री पाठशाला की जो स्थापना की गई थी वो 1907 में की गई थी। ठीक है, इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, 1907 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, पुत्री पाठशाला की यहाँ की बात की यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्होंने सामंतशाही के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। ठीक है, राजस्थान के जो प्रथम व्यक्ति वो कौन थे जिन्होंने सामंतशाही के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। लग रहे होंगे आपको काफ़ी हार्ड यहाँ पे क्वेश्चन है, क्योंकि जो पुलिस का जो पेपर है ये जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं राजस्थान जीके की। ठीक है, जो राजस्थान का जो जीके आता है इसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और राजस्थान जीके में देखो गाइस यहाँ पे काफ़ी हार्ड लेवल, थोड़ा पुलिस में काफ़ी हार्ड लेवल आता है। ठीक है, चलिए तो बताइए फटाफट से राजस्थान के जो प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्होंने सामंतशाही के खिलाफ यहाँ पर आवाज़ उठाई। चलिए फटाफट से कमेंट करो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर जय नारायण व्यास। ठीक है, जो जय नारायण व्यास है इन्होंने सामंतशाही के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः नामक जो लोकप्रिय गीत है किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखा था। ठीक है, ये एक गीत था प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः, किस स्वतंत्र सेनानी ने ये गीत लिखा था। ठीक है, चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए अगर आपको इसका राइट आंसर मालूम है तो कमेंट करना मत भूलना। और देखो नहीं है तो फिर मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा। चलिए तो कौन से स्वतंत्र सेनानी ने ये लिखा था, ये लिखा था हीरालाल शास्त्री ने। ठीक है,
हीरालाल शास्त्री ने प्रलय है प्रतीक्षा नमो नमः जो लोकप्रिय गीत है, स्वतंत्र सेनानी है जो हीरालाल शास्त्री, इन्होंने लिखा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजस्थान में सबसे प्राचीन व सबसे नवीनतम जो रियासत थी वो कौन थी। ठीक है, चलिए स्वतंत्रता के बाद जो अपने राजस्थान में सबसे प्राचीन एंड सबसे जो नवीन रियासत है, ठीक है, यहाँ पर रियासत हो जाएगा, एंड जो रियासत थी वो कौन थी। ठीक है, चलिए बताओ फटाफट से कौन सी थी जो सबसे प्राचीन है, वो सबसे जो नवीनतम रियासत है वो कौन सी है। ठीक है, चलिए ये तो बेस्टिस वाले स्टूडेंट को भी आना चाहिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भी। चलिए दोस्तों बताओ फटाफट से, का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, इसका राइट आंसर है हमारे पास सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे जो प्राचीन रियासत है वो मेवाड़ रियासत है, और सबसे जो नवीनतम रियासत बनी है वो झालावाड़ बनी है। ठीक है, सबसे प्राचीन मेवाड़ है और सबसे जो नवीनतम रियासत है वो झालावाड़ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोलता है कि राणा कुंभा का सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जो दुर्ग कौन सा था। ठीक है, राणा कुंभा को आप सभी जानते हैं, हमारे इतिहास में काफ़ी इनका नाम रहा है। राणा कुंभा जो महाराणा कुंभा है, महाराणा सांगा है, महाराणा प्रताप है, इन तीन लोगों का काफ़ी योगदान हमारे यहाँ पे रहा है इतिहास में, मेवाड़ इतिहास में। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो महाराणा कुंभा है, इनका जो सामरिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण दुर्ग था वो कौन था। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है अचलगढ़। ठीक है, अचलगढ़ कहाँ पर है, इनका जो इंपॉर्टेंट जो दुर्ग था वो था अचलगढ़। अचलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है, ये सिरोही में। ठीक है, ये इनका एक सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण दुर्ग माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखो यहाँ पे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है कि राणा सांगा किस नाम से मेवाड़ की गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, मैंने आपको बताया कि महाराणा सांगा है, महाराणा कुंभा है, महाराणा प्रताप है, ये काफ़ी यहाँ पे अच्छे शासक रहे। और रतन सिंह तो आप सभी जानते हो, रतन सिंह जो रतन सिंह हैं उन पद्मावती उनकी वाइफ है, काफ़ी इतिहास है इनके बारे में। चलिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि राणा सांगा किस नाम से मेवाड़ की गद्दी पे बैठे थे। ठीक है, राणा सांगा का संबंध कौन सी रियासत से, तो मेवाड़ रियासत से, और किस नाम से ये गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, फटाफट से बताओ, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। चलिए तो जब ये गद्दी पर बैठे थे दोस्तों तो इनका नाम क्या था, संग्राम सिंह इनका नाम था। ठीक है, तो सी का राइट आंसर हो जाएगा। राणा सांगा किस नाम से गद्दी पर बैठे थे, संग्राम सिंह के नाम से गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में अंग्रेजों की प्रथम संधि किस राज्य से हुई थी। ठीक है, यानी कि जो राजस्थान में हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, यानी कि अंग्रेजों के साथ सर्वप्रथम किस रियासत ने संधि कर ली थी। ठीक है, काफ़ी अच्छा और काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो राजस्थान में अंग्रेजों की प्रथम संधि यानी कि किस रियासत ने की थी अपने राजस्थान में, बताओ फटाफट से। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, कौन सी रियासत है जिसने सबसे पहले अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी। तो दोस्तों इसका राइट कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर है करौली। ठीक है, करौली ने सर्वप्रथम अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी। ठीक है, तो करौली इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए और ये गाइस अगर आपको यार वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना और शेयर करना अपने दोस्तों को भी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि संगीत का संक्षिप्त व्याकरण किसे कहा जाता है। ठीक है, संगीत का जो संक्षिप्त व्याकरण है वो किसको कहा जाता है। चलिए कौन से ग्रंथ को कहा जाता है, संगीत का संक्षिप्त व्याकरण किस ग्रंथ को कहा जाता है। चलिए बताओ फटाफट से, राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बताओ। चलिए तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है राग रत्नाकर। ठीक है, जो राग रत्नाकर है ये संगीत का संक्षिप्त व्याकरण इसको कहा जाता है, तो पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि लंगा जाति मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, जो लंगा जाति है दोस्तों ये कहाँ पर पाई जाती है, कौन से ज़िले में पाई जाती है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए बताओ फटाफट से, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो कहाँ पर पाई जाएगी दोस्तों, ये जो लंगा जाति है दोस्तों ये पाई जाती है जैसलमेर एंड बाड़मेर में। ठीक है, जैसलमेर एंड बाड़मेर में ये जो लंगा जाति है ये पाई जाती है यहाँ पर जैसलमेर एंड बाड़मेर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड, काफ़ी इसका राइट आंसर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों कि होली के अवसर पर किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, होली के अवसर पर किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए
बताओ फटाफट से, राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा। चलिए, तो होली के अवसर पर किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर दोस्तों क्या है, नौबत का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नौबत का प्रयोग किया जाता है होली के अवसर पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपके पास है, कालबेलिया का कौन सा नृत्य भीख मांगते हुए किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना, काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरी की पूरी वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। ठीक है, चलिए, तो कालबेलिया का कौन सा नृत्य है जो कि भीख मांगते हुए किया जाता है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। और जैसे कि हम यहाँ पे बात करें राजस्थान पुलिस भर्ती 2020 के बारे में। ठीक है, मॉडल पेपर हमारा फर्स्ट चल रहा है, बताओ फटाफट से। चलिए, तो कौन सा नृत्य किया जाता है कालबेलिया के द्वारा भीख मांगते समय, बागड़िया नृत्य किया जाता है। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बागड़िया नृत्य किया जाता है भीख मांगते समय कालबेलिया के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि आदर्श पति पत्नी पर आधारित सर्वाधिक जो लोकप्रिय रमत है वो कौन सी है। ठीक है, आदर्श पति पत्नी पर आधारित सब सर्वाधिक जो लोकप्रिय रमत है वो कौन सी है। चलिए बताओ फटाफट से, इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा। चलिए, तो आदर्श पति पत्नी पर आधारित सर्वाधिक जो लोकप्रिय रमत है दोस्तों, इसका नाम क्या है, यह है हिडाहू मेरी। ठीक है, ये एक रमत है जो कि काफ़ी प्रचलित है। ठीक है, इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि राजस्थान में नौटंकी का जो प्रचलन है किसने किया था। ठीक है, राजस्थान में नौटंकी का जो प्रचलन है वो किसके द्वारा यहाँ पे किया गया था, बताओ फटाफट से, राइट आंसर क्या हो जाएगा। नौटंकी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो कि आप सभी यहाँ पे नौटंकी करते रहते हो। चलिए बताओ फटाफट से, राजस्थान में नौटंकी का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था। चलिए बताओ फटाफट से, राइट आंसर क्या होगा। चलिए, तो किसके द्वारा दोस्तों यहाँ पे किया गया था, श्री भूरी लाल के द्वारा यहाँ पे किया गया था। ठीक है, तो पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्री भूरी लाल के द्वारा यहाँ पे किया गया था। काफ़ी बच्चों ने राइट आंसर दिया है, वेरी गुड दोस्तों, आपका सही है। ठीक है, देखो मेहनत करते जाओ और यहाँ पे तैयारी करते रहो, पढ़ाई करते रहो, देखिए वैकेंसियाँ फटाफट आ रही है। चलिए, और जैसे कि कई बच्चे यहाँ पे पूछ रहे हैं कि BHTC का जो एग्ज़ाम है वो फॉर्म कब से भरेंगे, तो भाई अगर नेक्स्ट वीक से आपके फॉर्म की डेट आ जाएगी, तो आप तैयारी करते रहें। ठीक है, अगस्त तक आपका एग्ज़ाम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि सागोजी व सागीजी क्या है। ठीक है, ये जो दो शब्द आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इनका अर्थ आपको बताना है। ठीक है, सागोजी और सागीजी क्या है। ठीक है, चलिए बताओ फटाफट से। चलिए, तो इसका दोस्तों नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम है, दो ग्रंथों के नाम है। ठीक है, सागोजी एंड सागीजी क्या है, दो ग्रंथ है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि किस लोक देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस लोक देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है, कौन से लोक देवताओं को यहाँ पे प्रसन्न करने के लिए दी जाती है भैंसे की बलि, बताइए फटाफट से, राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बताओ फटाफट से, किस लोक देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, इसका राइट आंसर है मामादेव। ठीक है, मामादेव इसका राइट आंसर हो जाएगा। मामादेव को हम जब प्रसन्न करते हैं तो भैंसे की बलि दी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि खंडित शिवलिंग की जो पूजा है वो कहाँ पर की जाती है। ठीक है, खंडित शिवलिंग की जो पूजा है दोस्तों कहाँ पर की जाती है, बताओ फटाफट से, कहाँ पर की जाएगी खंडित शिवलिंग की पूजा। खंडित शिवलिंग की जो पूजा है वो कहाँ पर की जाती है। ठीक है, चलिए, तो कहाँ पर की जाती है, ये डूंगरपुर में की जाती है। जो वेणेश्वर धाम है डूंगरपुर, वेणेश्वर धाम का नाम आपने सुना होगा, वेणेश्वर धाम डूंगरपुर में है। जो वहाँ पर शिवलिंग है वो खंडित है। ठीक है, तो एकमात्र, भारत का एकमात्र कहें तो, या फिर राजस्थान का एकमात्र कहें, भारत का एकमात्र कहें, वेणेश्वर धाम डूंगरपुर है जहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। ठीक है, चलिए, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि घूंगी क्या है। ठीक है, चलिए, तो घूंगी क्या है ये आपको बताना है। चलिए बताओ फटाफट से, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, तो घूंगे दोस्तों क्या है, फटाफट से बताओ, इसका राइट आंसर देखो क्या है। ठीक है, जो घूंगे एक प्रकार का वस्त्र है।
ठीक है, जो कि पहनते हैं अपने, जो पहले पहनते थे। तो घुंगी क्या हो जाएगा, एक प्रकार का ये वस्त्र है जिसको पहना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि डामोर जनजाति के पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है। ठीक है, जो डामोर जनजाति है दोस्तों, इसके जो पंचायत का मुखिया होता है ना, इसको क्या कहा जाता है। चलिए बताइए फटाफट से, क्या कहा जाता है। डामोर जनजाति के पंचायत को जो मुखिया है, इसको क्या कहा जाता है। चलिए बताओ फटाफट से, क्या कहा जाता है। डामोर जनजाति के पंचायत को मुखिया को क्या कहा जाएगा, क्या कहेंगे हम यहाँ पे। चलिए, तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है मुखी। ठीक है, डामोर जनजाति के जो पंचायत की जो मुखिया होता है उसको मुखी कहा जाता है। ठीक है, डामोर को। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सहरिया जनजाति के जो घरों को क्या कहा जाता है। ठीक है, सहरिया जनजाति जो है वो बारा में निवास करती है। बारा में जो दो तहसील है, किशनगंज एंड शाहबाद। तो जो ये दो यहाँ पर तहसीलें हैं, 12 ज़िले की जो दो तहसीलें हैं, किशनगंज एवं शाहबाद, यहाँ पर सहरिया जनजाति बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, 99.99% आप यहीं मान लो, यहाँ पर ये जो सहरिया जनजाति है वो रहती है। आपका क्वेश्चन क्या था, आपका क्वेश्चन है कि सहरिया जनजाति के जो घरों को क्या कहा जाता है। ठीक है, भीलों को तो आपका पता है कि भीलों को क्या कहते हैं, बहुत ईजी हो चुका है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। चलिए, तो क्या कहते हैं दोस्तों, सहरिया जनजाति के जो घर होते हैं इनको क्या कहा जाता है। इनको कहते हैं टापरी। ठीक है, टोपा या टापरी कहा जाता है। सहरिया जनजाति के जो घर होते हैं उनको कहा जाता है, सहरिया जनजाति के घरों को टोपा या टापरी कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो को किसको कहते हैं ये भी आपको यहाँ पे देख लो। जो भील होते हैं, भीलों को घरों को भीलों के घरों को कू कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो अगला देखो, अगला हमारे पास क्या है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का जो निर्माण है वो राणा कुंभा ने करवाया था। लेकिन यहाँ पर स्थित कीर्ति स्तंभ जो कि 7 मंजिला है, इस 7 मंजिला भव्य कला का एक प्रतीक है, ये किसने बनवाया था। ठीक है, चलिए, तो जो विजय स्तंभ है, कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि जो विजय स्तंभ है उसका ही नाम कीर्ति स्तंभ है। नहीं भाई, जो विजय स्तंभ अलग है। विजय स्तंभ का जो निर्माण है वो राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। विजय स्तंभ है वो 9 मंजिला है, और इसी से 1 किलोमीटर दूर में, यानी कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही है। विजय स्तंभ से 1 किलोमीटर दूर में, यहाँ पे थोड़ा सा दूर मान लो, एक छोटा सा कीर्ति स्तंभ बना हुआ है। ठीक है, जो कीर्ति स्तंभ है वो 7 मंजिला बना हुआ है। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। ठीक है, ये आपको बताना है कि जो कीर्ति स्तंभ है जो कि 7 मंजिला है, इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा यहाँ पर करवाया गया था। ठीक है, चलिए बताओ फटाफट से, किसके द्वारा ये करवाया गया था इसका निर्माण। चलिए, तो किसके द्वारा यहाँ पे करवाया गया था देख लो। बघेर वंशीय राजा जीजा शाह ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, बघेर वंशीय जो जीजा शाह है, इसने इसका निर्माण करवाया था। याद करना इंपॉर्टेंट, कीर्ति स्तंभ का जो निर्माण है वो बघेर वंशीय ने करा था, शाह जीजा ने। ठीक है, चलिए, और आपको पता है कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया। विजय स्तंभ का जो निर्माण है वो राणा कुंभा ने करवाया था। ठीक है, सारंगपुर का जो युद्ध हुआ था उसके उपलक्ष्य में करवाया था विजय स्तंभ का निर्माण। ठीक है, चलिए अगला देखो, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके पास है कि राजस्थान का जो धातु नगर है किसको कहा जाता है। बताओ फटाफट से, राजस्थान का जो धातु नगर है दोस्तों ये किसको कहा जाता है। चलिए, तो राजस्थान का धातु नगर कौन सा है, बताओ फटाफट से। राजस्थान का जो धातु नगर है वो किसको कहा जाता है। चलिए, तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर नागौर। ठीक है, नागौर को धातु नगर कहा जाता है। राजस्थान का जो धातु नगर है वो है नागौर। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे देखो, सौर ऊर्जा उपक्रम क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, कौन कौन से जिले हैं जो कि सौर ऊर्जा उपक्रम यहाँ पर लगे हुए हैं। चलिए बताओ फटाफट से, सौर ऊर्जा उपक्रम क्षेत्र से संबंधित कौन से हैं। ठीक है, चलिए बताओ फटाफट से कौन से। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर पहला। ठीक है, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर। जोधपुर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में सौर ऊर्जा उपक्रम यहाँ पर लगे हुए हैं। ठीक है, यानी कि ये इससे संबंधित क्षेत्र हैं, जोधपुर, बाड़मेर एंड जैसलमेर। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे देखो, अगला आपके पास क्वेश्चन है, इसको आपको बताना है कि राजस्थान के अक्षांश से विस्तार के कारण दक्षिण से उत्तर तक तापक्रम में कितना अंतर यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, बताओ फटाफट से, किसी को पता हो इसका राइट आंसर तो बताइए फटाफट से। तो कितना दोस्तों यहाँ पर अंतर हमें देखने को मिल जाता है।
चलिए, तो इसका जो हमें अंतर यहाँ पे देखने को मिलता है वो मिलता है 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यानी कि राजस्थान का जो अक्षांश से विस्तार है, इसके कारण दक्षिण से हमें उत्तर का जो तापक्रम यहाँ पे देखने का जो अंतर मिलता है ना, वो 10 डिग्री सेल्सियस तक हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि गोडवार प्रदेश किस बेसिन को कहा जाता है, ठीक है। जो गोडवार प्रदेश है ये किस बेसिन को कहा जाता है, सांबर बेसिन को, चंबल बेसिन को, या मध्य माही बेसिन को, या फिर लूनी बेसिन को, ठीक है। जो गोडवार प्रदेश है अपने राजस्थान का, ये कौन से बेसिन के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए भाई, कौन से बेसिन के अंतर्गत आएगा दोस्तों ये? चलिए, तो गोडवार जो प्रदेश है दोस्तों, ये लूनी बेसिन के अंतर्गत आता है, ठीक है। लूनी बेसिन के अंतर्गत आ जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि जय संबंध से और आगे पूर्व में कटा फटा जो टीले नुमा वो अनियमित धरातल जो पाया जाता है, जय संबंध से आगे हम जब जाएंगे तो हमें वहाँ पे यानी कि पूर्व की तरफ हमें कटा फटा और टीले नुमा एक अनियमित धरातल पाया जाता है, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। वो क्या है? वो उदयपुर बेसिन है कि लसाड़े का पठार है, या फिर जय संबंध बेसिन उसको कहा जाता है, या फिर गिरवा कहा जाता है, ठीक है। जय संबंध से हम जैसे यहाँ पे आ जाएंगे, तो इसका नाम दोस्तों क्या हो जाएगा? जय संबंध से जैसे हम आगे पूर्व में जाएंगे तो हमें वहाँ पे कटा फटा और टीले नुमा वो अनियमित धरातल हमें यहाँ पे देखने को जो मिलेगा, तो उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। ये क्या है दोस्तों? ये लसाड़े का पठार है, ठीक है। तो याद कर लेना, लसाड़े का जो पठार है वो जय संबंध से पूर्व की तरफ है, ये लसाड़े का पठार है जो कि कटा फटा है, और इसकी जो उबड़ खाबड़ है, ठीक है, लसाड़े का पठार। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि राज्य में तृतीयक कल्प यानी कि जो टसन के शैल समूह विद्यमान है वो किस जिले में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए बताओ, किसी को इसका राइट आंसर मालूम हो तो फटाफट से बताओ। चलिए इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? चलिए, तो ये कहाँ पर है? ये है दोस्तों बीकानेर एंड बाड़मेर में हमें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि वह नदी जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को आ जाना चाहिए। मैं इसको लाइव क्लास में कम से कम 100 बार तो बता ही चुका हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छे से मैं इसको समझा भी चुका हूँ कि वह नदी कौन सी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, या फिर 2 बार काटती है, एंड कई बार बता भी चुका हूँ। एंड काफ़ी बच्चों को इसको पता भी होगा। इसका राइट आंसर सभी को पता होगा कि कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। चलिए तो बताओ फटाफट से मित्रों। और यार वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक वाइक कर दो, शेयर वेयर करो अपने दोस्तों जो भी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जो भाई बंधु अपने जो भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उनके साथ वीडियो को शेयर वेयर किया करो, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? माही नदी है, ये कर्क रेखा है जो हमारी निकल रही है, कर्क रेखा, इसको 2 बार यहाँ पे काटेगी, ठीक है। ऐसे काटती है, एक बार इधर से जाएगी और इधर से होकर यहाँ पे इधर आ जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ये है माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि खेतड़ी सिंगानाथ ताम्रपट्टी में तांबे की प्राप्ति जिस अयस्क से होती है वो कौन सा है, ठीक है। खेतड़ी सिंगाना में यहाँ पे क्या मिलता है? हमें तांबा मिलता है। खेतड़ी झुंझुनू में है, सिंगाना भी वही है। तो ताम्रपट्टी है, वहाँ पर एक तांबे की हमें प्राप्ति होती है, लेकिन जो तांबा हमें मिलता है वो कौन से अयस्क से हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। चलिए तो किससे तो देखने को मिलता है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैस्कोपाइराइट, ठीक है। ये जो कैस्कोपाइराइट एक प्रकार का अयस्क है, और इससे हमें यहाँ पर तांबे की प्राप्ति होती है, ठीक है। सर्वाधिक जो तांबा निकलता है अपने भारत में वो खेतड़ी से निकलता है, और खेतड़ी कहाँ पर है? झुंझुनू में, ठीक है। चलिए अगला देखो दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे क्या बोल रहा है कि राजस्थान का कौन सा उद्यान जापानी ढंग से बना हुआ है जो कि एकमात्र उद्यान है, ठीक है। भाई राजस्थान का कौन सा उद्यान है जो कि जापानी ढंग से बना हुआ है और एकमात्र उद्यान है? कोई गया हो घूमने यहाँ पर तो बताइए फटाफट से। जो कि जापानी तकनीक से बना हुआ है, ठीक है। जापान काफ़ी अच्छा और विकसित देश है। तो राजस्थान का कौन सा उद्यान है जो जापानी ढंग से बना हुआ एकमात्र उद्यान है? काफ़ी बच्चे यहाँ पे घूम के भी आ चुके हैं, और आजकल तो ये लवर पॉइंट बना हुआ है। ज़्यादातर तो जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है वो यहाँ पे घूमने जाते हैं। तो दोस्तों ये कहाँ पर है? चंबल गार्डन है भाई। चंबल उद्यान जो है ये कोटा में स्थित है, चंबल गार्डन, ठीक है। जो चंबल गार्डन है ये जापानी ढंग से बना हुआ एकमात्र राजस्थान का एकमात्र उद्यान है, ठीक है।
तो चंबल गार्डन है, चंबल गार्डन चंबल नदी के किनारे पर है, कोटा में काफ़ी अच्छा गार्डन है। कभी आप कोटा आते हो तो बोल देना कि चंबल गार्डन जाना है, ठीक है। काफ़ी बड़ा बना हुआ है, चंबल गार्डन काफ़ी अच्छा है। और आजकल तो जो लवर्स पॉइंट है बना हुआ है फिलहाल, काफ़ी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे हम यहाँ पे फिलहाल इसके बारे में। चलिए तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि किस देश की सहायता से राजस्थान का अणु शक्ति गृह स्थापित किया गया था, ठीक है। तो किस देश की सहायता से यहाँ पे राजस्थान का अणु शक्ति जो गृह है वो स्थापित किया गया था, ठीक है। चलिए बताइए फटाफट से किस देश के सहायता से यहाँ पे किया गया था, बताओ फटाफट दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, किस देश की सहायता से, याद कर लेना, किस देश की सहायता से राजस्थान में अणु शक्ति गृह स्थापित किया गया था, ठीक है। तो अणु शक्ति जो गृह है किस देश की सहायता से किया गया था, ये है हमारा कनाडा, ठीक है। कनाडा जो देश है इसकी सहायता से राजस्थान में अणु शक्ति गृह स्थापित किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, चंबल परियोजना द्वारा सिंचित क्षेत्र में किन दो फसलों की कृषि अधिक होने लगी है, ठीक है। यानी कि जो चंबल परियोजना चल रही है, जो कि चंबल कहाँ से निकल रही है सर्वाधिक, जो है चंबल। तो भाई चंबल जो परियोजना है इसके द्वारा जो नहरें निकाली गई है, तो सर इस चंबल के द्वारा यानी कि चंबल परियोजना के द्वारा किन दो फसलों पर अधिक यहाँ पे जोर दिया गया है, ठीक है। कैसे भी आप समझो, वो आपको फसलें बतानी है। चलिए बताओ फटाफट से इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या है, कौन से दो फसलें हैं, वो है सोयाबीन एंड सरसों, ठीक है। सोयाबीन एंड सरसों है। चंबल परियोजना द्वारा सिंचित क्षेत्र में किन दो फसलों की कृषि अधिक होती है, तो सोयाबीन एंड सरसों की जो कृषि है वो सर्वाधिक होने लगी है, ठीक है। चलिए तो अगला यहाँ पे देखो, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से होकर गुजरता है या फिर निकलता है, ठीक है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कि राजस्थान से सर्वाधिक जिलों में होकर दोस्तों वह गुजर रहा है, ठीक है। चलिए तो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से होकर गुजर रहा है, तो दोस्तों ये सभी जो राष्ट्रीय राजमार्ग है NH15, NH76 एंड NH71, ठीक है। ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ये सभी जिलों से होकर निकल रहे हैं, ठीक है। यानी कि सर्वाधिक जिलों से होकर यहाँ पर निकल रहे हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है NH15, ठीक है। NH15 हो गया, NH76 हो गया, NH21 हो गया, एक ही नाम है इनके। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे, अगर आपको दोस्तों अगर वीडियो ये अच्छी लगी हो, राजस्थान मॉडल पेपर अगर आपको अच्छा लगा हो, यहाँ पर जो राजस्थान पुलिस की हमने बात की है, इससे जो हमारा ये पार्ट था डी पार्ट, ठीक है। डी पार्ट या सी पार्ट आप समझो, कैसा है आप पार्ट यहाँ पे समझो दोस्तों। चलिए तो हम यहाँ पे बी पार्ट भी लेके आएंगे, जो इसमें इंडिया लेवल जो जीके होती है वो भी हम यहाँ पे लेके आएंगे। अगर आप वीडियो को सपोर्ट वपोर्ट करते हो गाइज यार, तो रीजनिंग की क्लास भी हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। वीडियो को सपोर्ट वपोर्ट करना है दोस्तों, जो पुलिस की यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। तो यार जो स्टूडेंट है हो तो गाइज वीडियो को लाइक वाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो हमारे यूट्यूब चैनल को, जिसने यहाँ पे नहीं कर रखा है, और जिसने गाइज सब्सक्राइब कर रखा है वो भाई यहाँ पे वीडियो को लाइक कर दो। आप जब वीडियो को लाइक करोगे एंड सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को ऑन करोगे, तभी आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। ताकि मात्र 100 दिन गाइज, 100 दिन की बात हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, और हम आपके लिए काफ़ी अच्छे यहाँ पे कैप्सूल कोर्स लेके आए अगर आप तैयारी कर रहे हो SCF की, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे GS इंग्लिश बैच स्टार्ट हो चुका है, 5 अक्टूबर से एक बैच स्टार्ट हो चुका है, और जो दूसरा बैच दोस्तों यहाँ पे चल रहा है वो चल रहा है दोस्तों 12 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आपने अभी तक भी यहाँ पे दोस्तों अगर सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दोस्तों आप यहाँ पे ले सकते हो, अगर आप तैयारी कर रहे हो SCF की, ठीक है।